अब जो है हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, राइट है। चलिए वन बाय वन आप समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो गैस है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स, राइट है। मॉलिक्यूल बोले तो अणु, है ना। तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने, और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, मतलब इनका जो मोशन होता है एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है। और ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, देखिए यदि खिड़की में मान लीजिए एक छोटा सा होल है और उसमें सूरज की रोशनी यदि आ रही है तो हमें उस रोशनी में हमें दिखता है कि छोटे छोटे कुछ तो पार्टिकल हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बस इन द सेम वे ये दिखता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे यानी नेकेड आई से नहीं दिखेगा। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने क्या बोला कि जिस तरह ये रैंडमली हमें मूव करते हुए दिखता है ना, इन द सेम वे ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये भी रैंडमली मूव करता है। समझे मेरी बात। तो ये रैंडमली मूव करने का कारण क्या है जी, पहला देखिए दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएगा, ये इधर जा रहा था, ये इधर से आ रहा था, टकराया, फिर इसका डायरेक्शन चेंज, इसका भी डायरेक्शन चेंज। समझे मेरी बात। तो रैंडमली मूव करने का एक कारण क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच के टक्कर के कारण भी उनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर उधर हो जाता है। क्लियर है। और दूसरा इसका कारण क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल है जिस कंटेनर में रखा हुआ है, ये गैस मॉलिक्यूल इधर से आया, ये कंटेनर का दीवार है, यहां से टकरा के फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, राइट है मेरी बात। तो ये दो कारण है जिसके कारण जो हमारे गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको जो है नेग्लिजिबल वॉल्यूम कहा गया है। कहने का मतलब जो देखिए एक गैस मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, क्लियर मेरी बात, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन बहुत कम होगा, जबकि एक हम कंटेनर ले लेते हैं या गैस सिलेंडर ले लेते हैं जिसके अंदर गैस रखा हुआ है। तो बताइए जो गैस कंटेनर या गैस सिलेंडर का आयतन है और एक जो मॉलिक्यूल का आयतन है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है। तो इस कंटेनर या ये सिलेंडर के तुलना में ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम क्या है जी, नेग्लिजिबल है कि नहीं। मान लीजिए 0.00001 मीटर क्यूब है और ये तो भाई 100 मीटर क्यूब है, तो काफी ज्यादा अंतर हो गया कि नहीं हुआ। तो कहने मतलब ये जो इसका जो वॉल्यूम है ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो दो गैस मॉलिक्यूल के बीच जो कोलोजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। समझे मेरी बात। तो ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब देखिए अभी हम दो तरह का कोलोजन समझते हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलोजन, है ना। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन को वो क्या, उसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है जिस वेलोसिटी से टकराया था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। समझ मेरी बात। कहने मतलब कि यदि ये दो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है टकराने से पहले इसका स्पीड था मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए, ठीक है। तो टकराने के बाद भी जब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो उसका वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, राइट है। यानी जो गैस मॉलिक्यूल है उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, राइट है। मतलब उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के हम कोलोजन को क्या बोलते हैं जी, परफेक्टली इलास्टिक कोलोजन, है ना। इन इलास्टिक कोलोजन में क्या होता है कि जो वेग से वो टकराया था, जिस वेलोसिटी से वो दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया था और अब जिस वेलोसिटी से वो वापस जाएगा दोनों अलग अलग रहेगा। कहने मतलब यदि वो आया था, यदि जो है ये एक गैस मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, टकराने से पहले इसका 20 मीटर पर सेकंड था इसका वेलोसिटी, तो टकराने के बाद हो सकता है इसका 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, राइट है। मतलब देयर इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो मैंने यहां क्या बताया कि परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब ना तो कोई गेन और ना ही कोई एनर्जी का लॉस होता है मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है। समझिए मेरी बात। क्योंकि वो तो उसी वेलोसिटी से वापस आया जिस वेलोसिटी से वो टकराया था। क्लियर है मेरी बात। तो मतलब एनर्जी का ना तो वो गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है ना। जबकि इन इलास्टिक कोलोजन में क्या है, एनर्जी का गेन या लॉस हो रहा है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला क्या है। अब देखिए बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है ना। अब हमने क्या किया, सबका अलग अलग वेलोसिटी है, मतलब सबका अलग अलग क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सबके काइनेटिक एनर्जी को हमने जोड़ा, उसका एवरेज निकाला। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना गैस मॉलिक्यूल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो मान लीजिए जब जो है टेम्परेचर था कम, है ना, तो गैस मॉलिक्यूल ठंडे पड़े हुए थे, है ना, उनमें एकदम हौले हौले उनका मूवमेंट हो रहा था। मतलब जब टेम्परेचर कम था तो इनके बीच काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, कम। लेकिन जैसे ही हमने इनको इस कंटेनर में हीट किया, राइट है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो गया, सब एनर्जाइज हो गए और वो
मूव करने लगेंगे, है ना, उनका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूल है उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट है। तो वही चीज है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, है ना। एक चीज और समझिए कि क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब अटेंड हो किया जा सकता है ना। तो एक चीज समझिए, यदि मॉलिक्यूल के बीच यदि कोई भी किसी भी तरह की वेलोसिटी ना रही, है ना, यानी मॉलिक्यूल्स जो है स्थिर हो गए हो, तो उस समय काइनेटिक हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो, राइट है। जब वेलोसिटी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो जब मॉलिक्यूल में किसी तरह का वेलोसिटी है ही नहीं तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो उस समय जो है जो टेम्परेचर अटेंड होगा उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है मेरी बात। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए आप लोग।